माय नेम इज गिरीश एंड वेलकम टू सिनेमास्ता। मैंने रिसेंटली बर्फी फिर से देखी एंड ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि लोग भूल गए हैं कि ये कितनी ग्रेट फिल्म थी। और जो लोग कहते हैं ना कि एनिमल फिल्म में रणबीर कपूर की बेस्ट परफॉर्मेंस थी, उन्हें बर्फी देखनी चाहिए या अगर उन्होंने देख रखी है तो दोबारा देखनी चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये एक अच्छी फिल्म है, इसलिए भी कि ये हमें दिखाती है कि बॉलीवुड में परफॉर्मेंस को जज करने का क्राइटेरिया कितना अलग है। आजकल एक्टिंग को अक्सर उसकी लाउडनेस से मेजर किया जाता है। जितनी ज़्यादा एक्टिंग लाउड, ड्रामेटिक या एम्प्लीफाइड होगी, उतना ही उसे ग्रेट परफॉर्मेंस मान लिया जाता है। लेकिन धीरे-धीरे हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को भूलते जा रहे हैं एंड दैट इज़ only thinking about myself. Oshima, don't worry. It is nothing. कभी-कभी एक्टिंग को पावरफुल बनाने के लिए चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी एक एक्टर बिना डायलॉग बोले भी ऑडियंस को डीपली इफ़ेक्ट कर सकता है। और बर्फी में रणबीर कपूर ने एग्ज़ैक्टली यही किया है। लेकिन आज मैं ये वीडियो रणबीर कपूर की एक्टिंग या फ़िल्म के डायरेक्शन, म्यूज़िक या सिनेमेटोग्राफी के बारे में नहीं बना रहा। मैं बात करना चाहता हूँ एडिटिंग के बारे में। Et puis ça, c'est pas le travail, ça, c'est l'application. बर्फी फिल्म में एक ऐसा एडिटिंग मोमेंट है जो बॉलीवुड फिल्म्स में बहुत रेयरली देखने को मिलता है। लेकिन उस मोमेंट तक पहुंचने से पहले हम जान लेते हैं कि एडिटिंग होती क्या है और एक फिल्म में एडिटर का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो फिल्म एडिटिंग एक आर्ट और टेक्निकल प्रोसेस है जिसमें एडिटर रॉ फुटेजेस को सेलेक्ट, अरेंज और असेंबल करता है ताकि फाइनल फिल्म एक पूरी स्टोरी की तरह से ऑडियंस के सामने आए। सुनने में ये डेफिनेशन काफी सिंपल लगती है, लेकिन रियलिटी में एडिटिंग ही वो प्रोसेस है जो एक गुड मोमेंट को ग्रेट मोमेंट बना सकती है। एडिटिंग का काम होता है ऑडियंस के इमोशंस और अटेंशंस को गाइड करना, बिना इस बात का एहसास कराए कि स्क्रीन के पीछे कितने टेक्निकल डिसीजंस लिए जा रहे हैं। एक अच्छी एडिटिंग अक्सर इनविजिबल होती है। अगर ऑडियंस एडिटिंग नोटिस करने लगे तो अक्सर इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। सिंपल वर्ड्स में, जब दो शॉट्स के बीच में कनेक्शन फील नहीं होता, तभी ऑडियंस को लगता है कि समथिंग इज रॉन्ग। इसीलिए लेजेंडरी फिल्म मेकर्स ऑर्सन वेल्स ने एक बार कहा था, Movies aren't just made on the set. A lot of the actual making happens right here. So और ये बात बिल्कुल सही है। फिल्म हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां एडिटिंग ने लिटरली फिल्म्स को बचाया है। here, films are salvaged, saved sometimes from disaster or savaged out of existence. सबसे फेमस एग्जाम्पल है Werner Fields for Jaws. First, I want to say that डायरेक्टर स्टीवन स्पिलबर्ग ने खुद बताया था कि फिल्म के प्रोडक्शन के दौरान जो मैकेनिकल शार्क यूज की जा रही थी वो बार बार मैल फंक्शन कर रही थी। अगर वो शार्क क्लियरली स्क्रीन पर दिखाई जाती है तो शायद फिल्म स्कैरी की जगह फनी ज्यादा लगती। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिल्म को बहुत ही चालाकी से एडिट किया गया है। ऑडियंस को शार्क को डायरेक्टली दिखाने के बजाय एडिटर्स ने शार्क की प्रेजेंस दिखाई है, लाइक अंडर वाटर पीओवी शॉट्स, जैसे कि पानी में तैरते हुए वो येलो बैरल्स और कैरेक्टर्स के रिएक्शन शॉट्स। रिजल्ट ये हुआ कि ऑडियंस को लगता रहा कि कुछ डेंजरस है आसपास, लेकिन वो क्लियरली देख नहीं पा रहे थे कि वो क्या चीज है और वो कब अटैक करेगी। इसी टेक्निक ने जॉस को एक सिंपल मॉन्स्टर मूवी से एक सस्पेंस थ्रिलर क्लासिक बना दिया। ये है एडिटिंग की पावर। एक अच्छी एडिटिंग सिर्फ सीन्स को कनेक्ट नहीं करती, बल्कि कभी-कभी एक सीन को इमोशनली और भी पावरफुल बना देती है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल हमें शोले में देखने को मिलता है। जब गब्बर सिंह बच्चे पर गन एम करता है तो ऑडियंस नेचुरली एक्सपेक्ट करती है कि नेक्स्ट शॉट में गन फायर होगा, लेकिन उसके बजाय फिल्म कट करती है एक ट्रेन के ब्रेक्स की लाउड साउंड पर।
ये साउंड डिजाइन और एडिटिंग मिलकर ऑडियंस को ये फील कराते हैं कि गन फायर हो चुकी है एंड द किड डाइड, बिना एक्चुअली वायलेंस दिखाए। मुझे नहीं पता ये सीन स्क्रिप्ट में कैसे लिखा गया था या डायरेक्टर ने इसे कितने अलग-अलग तरीकों से शूट किया होगा। लेकिन जो काम यहाँ फिल्म के एडिटर एमएस शिंदे ने किया है, वो ऑन स्क्रीन वायलेंस दिखाने से भी ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। Sholay, I like the stillness of the film. Sholay, I really love the pauses in the film, which because for the stillness, there's so many there portions where there's nothing said, there's no music, there's just a swing moving, and it conveys so much. There was a lot of stillness, there was a lot of time, there was a lot of ठहराव in the film. ना कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, जैसे कि मैंने पहले बोला, बर्फी एक फैंटास्टिक मूवी है। फिल्म की एडिटिंग स्ट्रांग है, सिनेमाटोग्राफी बहुत ही ब्यूटीफुल है, म्यूजिक तो आउटस्टैंडिंग है ही। लेकिन आप थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो फिल्म की एडिटिंग भी उतनी ही इंप्रेसिव है। फिल्म में स्टोरी लिनियर तरीके से नहीं बता जाती। फिल्म बार बार पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट के भी पास्ट में बीच में मूव करती है। लेकिन फिर भी जब आप फाइनल फिल्म देखते हो तो आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ऐसा नहीं होता कि हम कौन से टाइम पीरियड में चल रहे हैं, कैरेक्टर्स अपने लाइफ की कौन से फेज में हैं, या फिर और एग्जैक्टली स्टोरी किस डायरेक्शन में जा रही है। एंड बिलीव मी, ये करना बिल्कुल इजी नहीं होता। नॉन लिनियर स्टोरी टेलिंग को एडिट करना काफी डिफिकल्ट होता है। अगर एडिटर थोड़ा सा भी गलत रिदम चूज कर ले या ट्रांजिशंस क्लियरली एस्टेब्लिश ना करे तो ऑडियंस तुरंत कंफ्यूज हो जाती है। और अगर ऑडियंस को यही समझ में नहीं आएगा कि स्टोरी किस टाइमलाइन में अभी चल रही है तो पूरी फिल्म का इमोशनल इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। लेकिन बर्फी में एडिटर्स ने स्टोरी को इतनी क्लैरिटी के साथ असेंबल किया है कि ऑडियंस को हर एक मोमेंट नेचुरली समझ में आ जाता है। इसी ब्रिलियंट एडिटिंग के बीच में एक ऐसा मोमेंट है जो हर एक एडिटर को सीखना चाहिए। एडिटिंग सिर्फ ये नहीं होती है कि कब कट करना है। कभी कभी एडिटिंग का सबसे पावरफुल डिसीजन ये होता है कि कट करना ही नहीं है। और बर्फी में एक ऐसा मोमेंट है जो हर एक एडिटर को देखना चाहिए। लेकिन उस मोमेंट को देखने से पहले उस मोमेंट के पहले तक का कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। तो बर्फी और श्रुति की मुलाकात दार्जिलिंग में होती है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बर्फी एक गरीब घर का लड़का है और वो डेफ एंड म्यूट भी है। श्रुति उससे प्यार तो करती है लेकिन उसकी माँ उसे कन्विंस कर लेती है कि बर्फी के साथ उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। इसलिए श्रुति एक डिफिकल्ट डिसीजन लेती है। वो बर्फी को छोड़कर एक सेफ फ्यूचर चूज करती है और किसी और आदमी से शादी कर लेती है। दूसरी तरफ बर्फी की लाइफ भी एक बड़ा टर्न लेती है। उसके फादर की डेथ के बाद बर्फी झिलमिल के साथ कोलकाता शिफ्ट हो जाता है। झिलमिल को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। दोनों अपने तरीके से दुनिया से थोड़े अलग हैं। बर्फी डेफ एंड म्यूट है और झिलमिल ऑटिस्टिक है। लेकिन फिर भी दोनों एक साथ एक सिंपल और खुशी से अपनी लाइफ जी रहे होते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोलकाता में श्रुति भी रहती है लेकिन उसकी मैरिड लाइफ उतनी अच्छी नहीं है जितनी उसने सोची थी। और फिर एक दिन किस्मत से बर्फी और श्रुति की मुलाकात फिर से होती है। बर्फी श्रुति को झिलमिल से मिलाता है और धीरे धीरे तीनों के बीच एक अजीब सा इमोशनल डायनामिक बन जाता है। एक दिन तीनों बस ऐसे ही घूमने निकलते हैं एंड वी गेट दिस शॉट। ये एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है नॉन एडिटिंग का। एडिटिंग की लैंग्वेज में इसे कहते हैं होल्डिंग द शॉट, यानी एडिटर जानबूझकर इंटेंशनली शॉट को नॉर्मल से ज्यादा देर तक चलने देता है बिना कट किए। एंड I think this is the longest shot of the movie and the editor wanted you to feel what Shruti is feeling right now.
Sometime we have all experienced a moment so beautiful that all we wanted was the time to stand still and let that moment last forever. नॉर्मली फिल्म्स में जब 3 कैरेक्टर्स फ्रेम में होते हैं तो एडिटर अलग-अलग रिएक्शन शॉट्स यूज करता है। क्लोज-अप, शॉर्ट रिवर्स शॉट या अलग एंगल्स। Very few films dare to do this. Having all 3 characters of love triangle share the same frame while the camera refuses to cut, allowing the tension to unfold naturally. जैसे कि यहाँ बर्फी के एडिटर अकीब अली ने किया है। अगर आप ध्यान से देखो तो फ्रेम की प्लेसमेंट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। श्रुति बीच में बैठी हुई है, एक साइड है बर्फी और दूसरी साइड है झिलमिल। ये सिर्फ एक रैंडम ब्लॉकिंग नहीं, ये फ्रेम एक्चुअली श्रुति के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को विजुअली दिखाती है। एक तरफ वो इंसान जिससे श्रुति सच में प्यार करती है, दैट इज बर्फी, और दूसरी तरफ वो इंसान जो बर्फी की लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है, झिलमिल। और श्रुति बीच में बैठी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो अपनी लाइफ में दो इमोशंस के बीच में फंसी हुई है। अगर ये शॉट नॉर्मल तरीके से एडिट होता तो इतना इफेक्टिव नहीं लगता, लेकिन शॉट को होल्ड करने का डिसीजन एक अलग ही इमोशन क्रिएट करता है। इस मोमेंट में लगता है कि टाइम थोड़ा स्लो हो गया है और मुझे लगता है कि एडिटर चाहता था कि ऑडियंस वही फील करे जो उस वक्त श्रुति फील कर रही है। काश ये मोमेंट यहीं रुक जाए। कभी कभी लाइफ में कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो परफेक्ट लगते हैं और हम चाहते हैं कि वो बस कभी खत्म ना हो, और इस शॉट को बिना कट किए होल्ड करके फिल्म हमें वही फीलिंग एक्सपीरियंस कराती है। इट्स क्रेजी, एक सिंपल सा डिसीजन बाय नॉट कटिंग द शॉट इतना कुछ कह सकता है। कभी कभी ये सीन को रोमांटिक बनाता है, कभी सफरिंग दिखाता है, कभी फियर, कभी रियलाइजेशन ऑफ मिस्टेक, Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. ओवरवेलमिंग ग्रीफ, कंफ्यूजन, और कभी कभी कुछ ऐसा